खुशबू के लिए, तो खुशबू तो उनमें ऐसी कुछ होती नहीं है खास, ठीक है। तो ये मारे जाते हैं उनकी त्वचा के लिए, उनकी त्वचा की जो है मोटी खाल होती है। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा त्वचा के लिए मारे जाते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यानी कि चावल की एक किस्म का नाम बोरा है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो देखिए दूसरे का जो सही आंसर है वो असम में ये चावल पाया जाता है जिसका नाम बोरा है, यानी कि ये किस्म है उसकी। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। गुलाब जल और आसूत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ये तीनों मिला के त्वचा पर लगाने पर जो त्वचा होती है वो मुलायम रहती है, रूखेपन से बचाव होता है। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्यपुच्छ यानी कि जो पेड़ पौधों से लटक कर जो घोंसला बनाता है लटका हुआ, वो कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। तो देखिए चौथा का जो सही आंसर वो पहला है सूर्य पक्षी, और इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। कौवा जो है अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है। आगे देखते हैं, ट्रेन टिकट PNR दर्शाता है, ठीक है, PNR। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। देखिए ट्रेन टिकट पर जो PNR है वो दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, मलयालम भाषा में, वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीद। छठे का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को मलयालम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए, केरल में कोझिकोड जो है वो स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। गांव का एक नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में? देखिए आपको पता है कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं और ये कितने उपयोगी हैं। तो आठवें का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, राजस्थान में जो है खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि छायादार होते हैं और इनकी जो है तने जो होते हैं यानी कि जड़ी जो होती है बहुत अंदर तक रहती हैं, ताकि वो जल को अवशोषित करके अपना जीवन यापन कर सके। नौवां है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। सबसे छोटी मादा हाथी, तो छोटी मादा हाथी मुखिया नहीं होगी। सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो देखिए नर हाथी भी नहीं, मादा हाथी, वो भी सबसे उम्र दराज मादा हाथी जो होती है वो झुंड की मुखिया होती है, वो रास्ता दिखाती है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। देखिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वे बेक किए जाते हैं, पकाए जाते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोगी होता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो देखिए लौंग जो है बहुत लोग आप अपने घरेलू अगर देखते होंगे तो लौंग का तेल जो है रुई में लगा के दांतों पे लगाया जाता है। ठंडक की वजह से जो होता है दर्द कुछ हद तक राहत होती है। अगला है कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या होगा? आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आटे पर और आग पर पका कर। तो देखिए ये हो गया। और देखते हैं आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। यानी कि आटे की छोटी छोटी पहले लोइयां बनाएंगे, पहले गूंथेंगे तब लोइयां बनाएंगे ना, ये गलत हो गया। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोई, कितनी बार लोई बनाएंगे? आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी फिर लोइयां बना लीजिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। तो ये चपाती बनाने का सबसे सही क्रम है। आगे देखते हैं, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं
डैश प्रदर्शित करती हैं। तो मुख्य रूप से नृत्य में क्या, नृत्य प्रदर्शन तो भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। देखिए इसमें सबसे सही ऑप्शन जो है 13 का, वो भावनाएं हो जाएगा कि मुख्य रूप से मुद्रा और जो भावनाएं हैं वो भावना अपने गतिविधियों के तरीके से वो भावना प्रकट कर रही हैं कि क्या वो दिखाना चाहती हैं इस सॉन्ग के माध्यम से, एक नृत्य के माध्यम से। भावना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भावनाएं जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सिखाते हैं, सांकेतिक भाषा वो सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। 14 का सही आंसर हो जाएगा। तो वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो नदी, पर्वत, झील, झरना। देखिए पहाड़ दिया है, 15 का जो सही आंसर आप समझ रहे हैं, पहाड़ दिया है और यहाँ पे पर्वत दिया है, जो दूसरा है वो क्या है, भिन्न है यानी कि अलग है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? यानी कि जो कक्षाएं हैं वो बालक के हिसाब से चले, ऐसा नहीं है कि बालक की रुचियां कुछ अलग हैं और विद्यालय में कुछ अलग पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम। ऑप्शन देते हैं, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, जो उदाहरण दे, ऐसा उदाहरण दे कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवार में उस चीज़ को जानते हों, थोड़ा बहुत उनसे परिचित हों, ताकि वो उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ पाए। रटने को हतोत्साहित कर कर, यानी कि रटने को बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये भी सही बात है। सिखाने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, यानी कि किताबी से बाहरी चीज़ों को भी क्या करना है, सिखाना है। तो ये बात भी सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा आप समझ रहे हैं कि स्कूल में इस प्रकार से रहना है, घर में इस प्रकार से रहना है, इस भाषा का यूज स्कूल में करना है और इस भाषा का यूज घर में करना है, जो कि गलत है। सीमाएं नहीं, बच्चों को विविध तरीके से सिखाना है, तो सीमाएं जो है वो गलत है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दाओं को एकीकृत करता है। तो ये बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन में जो है वो विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण की शिक्षा भी सम्मिलित है। तो ये बिल्कुल सही हुआ। देखते हैं इससे अच्छा अगर ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टि नहीं, सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला है। एकल दृष्टिकोण तो है नहीं, बहुदृष्टिकोण से, बहुभाषावाद से सिखाया जाता है सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। ईवीएस के कक्षा में निम्नलिखित में से किसी एक को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, कम किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्रवाद विवाद, चित्र पठन, कथा और विवरण को। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, कि ईवीएस में कक्षा में जो है वो विवरण को जो है वो कम किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। तो सही सबसे आंसर है कि वास्तविक चुनौती ये है कि हम इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चा क्लास में खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं उसको बता पाए अपनी भाषा में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही और पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और भोजन, भोजन। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, परिवार और दोस्त। ठीक है, ये क्या है, एक उप थीम में शामिल है। तो आपको पता है कि उप थीम कितने हैं? 6 हैं, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। पहला तो परिवार और मित्र हो जाएगा, दूसरा भोजन हो जाएगा, तीसरा पानी हो जाएगा, चौथा आवाज़ हो जाएगा, पांचवा यात्रा और छठा हो जाएगा हम चीज़ों को कैसे सीखते या करते हैं। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षक दिया जाता है, ये बात सही है, ऑप्शन है
वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। देखिए 22 को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ईवीएस में जो सार्थक शिक्षण क्या है। वर्णन हम हमेशा नहीं कर सकते, खासकर आप समझ रहे हैं ये जो है 1 to 5 के लिए है, तो आपको इन प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को लेकर सोचना है। तो वर्णन हम प्राथमिक स्तर पर नहीं करेंगे। वास्तविक संवाद हम सारे सब्जेक्ट में वास्तविक संवाद नहीं करवा सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक हम जो है भ्रमण विधि करा सकते हैं, खेल विधि, सारी चीज़ें करा सकते हैं, लेकिन वास्तविक संवाद हम बच्चों के सामने नहीं रख सकते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और संवाद का मतलब है नेगेटिव पक्ष को भी रखना और पॉजिटिव पक्ष को भी रखना। ठीक है, प्रयोग की प्रक्रिया करके यानी कि खुद से करके सीखना, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो 22 का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा हो जाएगा यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, यानी कि यात्रा पे बच्चे जा रहे हैं, भ्रमण विधि द्वारा सिखाना, तो यात्रा में कौन सी थीम जो है बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी। तो मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनियों को दिखाया जाए, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। देखिए 23 का जो सही आंसर है उसके बारे में बात कर ली जाए तो मुद्दों के आसपास हम क्या करें, बहस, यानी कि बच्चों में वार्तालाप करवाएं। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन की बात हो जाएगी। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। हम कहते हैं पर्यावरण में अगर भ्रमण की बात होती है, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, तो उससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता और क्षेत्र भ्रमण ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। थीम से संबंधित, यानी कि थीम क्या है, जल है, से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक वाद संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। देखिए क्षेत्र भ्रमण है तो ये तीसरा तो होगा ही। ठीक है, तीसरा तो होगा ही। भूमिका निर्वाह यानी कि बच्चा क्या करे, खुद करके, व्यक्तिगत करके सीखे, बिल्कुल। विद्यार्थियों के बीच हम क्या करें, संवाद करवाएं, ये हो जाएगा, यानी कि पहला सी होगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा जल थीम को पूरा नहीं किया जा सकता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ और कथाएं, वास्तविक घटनाएं, यानी कि ईवीएस को तभी सीखा जा सकता है जब चीज़ें वास्तविक आपके सामने हो रही हों, प्रत्यक्ष अनुभव आप करें, बच्चों को करवाएं। तो क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। सही है ये भी ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज किया जाएगा। ठीक है, वह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करे, बिल्कुल मोटिवेटेड हो बच्चा। वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, यानी कि जो चीज़ें हम पहले जानते हैं वो क्या करेंगे, हम फिर से देखने का अनुभव, यानी कि हम फिर से उसको देखना चाहेंगे। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, बिल्कुल। जब हम वास्तविक कहानियाँ, कथाएं देखते हैं तो वो हमें जल्दी याद रहती है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा करके सीखना ये ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ आप पहले से जानते हो क्या उसको फिर से जानना पसंद करेंगे, नहीं। यानी कि तीसरे को छोड़कर पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। देखिए अनौपचारिक तरीके से आप सीखते हैं तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हाँ लंबे समय तक रहती हैं। लेकिन आप सीखने के लिए सीखेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको आ जाए, आप इसलिए नहीं चाहते कि इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन, सीखने के लिए अगर आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं तो ये बेहतर होगा। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि एक शिक्षक है जिनका नाम राजा है, वो आकलन उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि बच्चों का आकलन चेक करने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित और मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स को, चेक लिस्ट,
उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड अवलोकन पर। देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला रूब्रिक्स पे। ठीक है, वो उपकरण क्या है? रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स को अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताएं, नहीं जानते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियोस आएंगी। सब पर अधिगम क्या है और किस प्रकार के अधिगम है, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं, तो इसमें हम चर्चाएं करेंगे। ईवीएस में आत्म आकलन यानी कि खुद से आकलन क्या कहलाता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है सीखने का आकलन। 29 का अगर आप देखेंगे तो देखिए हम सीखने के लिए आकलन करेंगे तो वो आकलन बढ़िया है। सीखने के बारे में सीखना, हम किस प्रकार से सीख सकते हैं इसके बारे में जाने और क्या क्या उपलब्धियां हमें मिलेंगी इसका निर्णय लेंगे। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा तीसरा। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के रूप में सिद्धांत पर, अमूर्त और मूर्त के सिद्धांत पर। ठीक है, मूर्त के सिद्धांत पर। तीसरे का जो है, अब जानते हैं सरल से जटिल, पहले हम छोटी चीज़ें बताएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सरल से जटिल की तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल। शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा एक लड़की है, उनके एक अध्यापक हैं। अवलोकन करते हैं यानी कि जांचते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने में होगा, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो: विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। यानी कि उसको अपने भोज्य पदार्थ में कौन से विटामिन को लेने चाहिए जिससे अब पढ़ने में दिक्कत है तो उसे दिख नहीं रहा है अच्छे से बच्चे को। इस वजह से क्या है, जिसमें बच्चे थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, क्लियर न दिखाई दे रहा हो या जो भी, तो कौन सा ऐसे विटामिन से जो वो सेवन करेगी तो उसका बढ़िया इफ़ेक्ट होगा। विटामिन के तो होगा नहीं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। तो विटामिन सी तो जो ऐसे पदार्थ हैं जो सावर होते हैं यानी कि नींबू, संतरा ऐसे। विटामिन डी से हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं, ये आप जानते हैं। तो बचा कौन? विटामिन ए, है ना। विटामिन ए से कौन सी रोग होती है, इसकी मतलब कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं अगर इसकी बात कर ली जाए तो रतौंधी होती है ना, रतौंधी, जिसमें क्या होता है कि दिखाई कम देता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। और बात कर ली जाए विटामिन के और सी की, तो विटामिन के की बात कर ली जाए, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है। और अगर बात कर ली जाए विटामिन डी की तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ये बात रही। अब बात कर लें अगर विटामिन सी की, तो इसको एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है, जो कि आप जानते हैं। यानी इसकी कमी से जो रोग होता है वो तो सबसे पहले स्कर्वी हो जाता है। मैंने इसका रासायनिक नाम आपको बताया, आप लिख सकते हैं स्कर्बिक एसिड। और ये बहुत ही इजी है, ये टॉपिक सभी लोगों को वैसे भी याद होगा क्योंकि छठी, सातवीं, आठवीं से ही पढ़ाया जाता है हमें ना। तो मसूड़े का फूलना ना, इसमें ये जो है सिम्पटम दिखाई देते हैं। और एक बच जाता है आपका विटामिन ए ना। इसके रासायनिक अगर नाम की बात कर ली जाए तो टोकोफेरॉल इसका नाम है, टोकोफेरॉल, जिसमें जनन शक्ति का कम होना पाया जाता है। ठीक है, जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, तो फिलहाल पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा ऐसा वन्य जीव संरक्षण है जहाँ पे हिरण, हंगुल हिरण को संरक्षित करके रखा गया है? ऑप्शंस देखते हैं, सरिस्का, दाचिंगम, जिम कार्बेट, रानीखेत। तो आप जानते हैं सबसे पुराना और पहला जो जीव संरक्षण क्षेत्र है वो जिम कार्बेट है। ठीक है, क्या है? जिम कार्बेट।
बात कर ली जाए क्वेश्चन के हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा हो जाएगा दाचिंगम में, ठीक है, जो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचिंगम, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। कब, 1981 में हुई थी। ये रहा इम्पोर्टेंट। और जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, आप जानते हैं ना। और उत्तराखंड, और इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि स्थापना वो 1936 में हो गए थे, ठीक है ना। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड के किस जिले में है, तो नैनीताल में है। किस में है, नैनीताल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर ली जाए तो ये राजस्थान और जिले की बात कर ली जाए तो अलवर जिले में। किसमें, अलवर जिले में, ठीक है। ये बात रही। फिलहाल दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है दाचिंगम, ठीक है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। किसकी, दाचिंगम की, जो कि है कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। ये बात रही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण संबंध पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या डबरन सम्मेलन। बात कर ली जाए तीसरे के सही ऑप्शन की, तो जो सही ऑप्शन है वो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये बताना नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल में जानना ज़रूरी है ना। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए तो ये ओजोन परत के संरक्षण में ये प्रोटोकॉल शुरू हुआ था ना। और इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी कहते हैं ना, सम्मेलन भी कहते हैं। अब ये एक प्रकार का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। किसमें, ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रकार का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, जो कई देश मिलकर उस पर बातचीत करें, अपना तर्क रखें ना। तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये समझौता है, जो कब हुआ था, सितंबर 1987 को क्या होता है, प्रारंभ होता है। और कब, 16 सितंबर 1987 को। और इसीलिए 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस और यहाँ पे हो जाता है ना। अब बात कर ली जाए क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके तापमान को, भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी, ठीक है। और रामसर सम्मेलन की बात कर ली जाए तो 1971 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। यानी कि दिल्ली की विशेषकर बात की गई है कि शहरीकरण, जनसंख्या ज़्यादा है और छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है शहरी के बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, लोग रहते हैं, कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी होगी ऑब्वियसली। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो वहाँ पे कम दिखाई देती है, मोर, कोयल, तोता और गौरैया। तो चौथे का सही ऑप्शन जो है वो चौथा है, गौरैया ना। गौरैया जो है कम दिखाई देती है। ये वैसे तो अगर बात कर ली जाए कि विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। और कब से शुरू हुआ, 2010 से, ठीक है। पहली बार 20 मार्च 2010 को मनाया गया, ठीक है ना। और 2021 की बात कर ली जाए तो इसका थीम जो है आई लव स्पैरो था, ठीक है ना, आई लव स्पैरो,
ये सारी बातें हैं। और जो नए हैं यानी कि 2022, 23, 24 में इन थीमों में क्या परिवर्तन हुआ है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। फिलहाल चौथे का जो सही ऑप्शन है वो चौथा ही है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन स्थानों पर आप नाम का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? यहाँ पे नाव है, नाम नहीं। नाव का उपयोग, नामों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। बात कर ली जाए नाव का उपयोग, अगर बात करें तो वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या है, केरल सही बात है, समुद्र से जुड़ा हुआ है तो आप सही है कि यहाँ से, और कश्मीर भी, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, यानी कि कीटों को खाने वाला, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को खाने वाला कौन सा पौधा नहीं है? डायोनिया, नेपेंथस, एजिरेटम और सैंड्यू। अगर बात कर ली जाए तो कीट भक्षी पौधा नहीं है, वो एजिरेटम है। ठीक है, ये प्रजाति है पुष्प की, यानी कि फूल की प्रजाति है, और अमेरिका में मूल रूप से ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है, और नेपेंथस जो है, नेपेंथस एक क्या है, घटपर्णी पौधा है, घटपर्णी पौधा है। ठीक है, और इसमें ड्रोसेरा भी आते हैं, ड्रोसेरा भी आते हैं, और यूट्रिकुलेरिया भी आती हैं, कुलेरिया, और डायोनिया दिया ही है। तो ये क्या है, कीट भक्षी पौधे हैं। जो कीट भक्षी पौधा नहीं है वो एजिरेटम है। ठीक है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। छठवीं का जो है सही ऑप्शन वो हो जाता है तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, यानी कि बहुत कलर उसका लाइट है, मतलब दूर से ही दिखाई दे जाए, है ना। अधिक छिद्र युक्त नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि पानी आता है या बहुत ज़्यादा अगर पानी पड़ जाता है उस कपड़े पे तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें रिसाव नहीं होगा ना, तो वो छिद्रयुक्त नहीं है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता, जब मीडियम टेम्परेचर हो तब आप उसको क्या कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं या पहन सकते हैं। तो ये कौन सा कपड़ा है? ठीक है, रेशम, पॉलिएस्टर, सूती या रेयान। तो देखिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो तो दूसरा हो जाएगा, सातवें का, पॉलिएस्टर। तो ये क्योंकि ये क्या है, चटक रंग का भी होता है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं होता है ना, पारदर्शी नहीं होता, और जलने में गंध आती है, हर जगह जो है अवेलेबल है, और इसको उच्च तापमान में हम पहन नहीं सकते हैं ना। तो ये बात हो जाएगी पॉलिएस्टर की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता, सहयोजिता। तो आठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो परजीविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परजीविता। क्यों? क्योंकि यदि एक दो जीव है एक दूसरे पे निर्भर और एक को नुकसान हो रहा है और सिर्फ एक को ही फायदा हो रहा है तो परजीविता है, दूसरों पर आश्रित होकर जीने वाला ना, परजीविता हो जाएगा। और जैसे कि जोंक, एंट अमीबा ना, अमीबा। अगर ये तो बात हो गई परजीविता की।
लेकिन अगर सहजीविता की बात करें या सहभागिता की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों को नुकसान नहीं होगा, मतलब एक दूसरे पर आश्रित तो होंगे ही, लेकिन कोई प्रभाव वो एक दूसरे पर नहीं डालेंगे ना। दोनों को क्या होगा, एक दूसरे को वो प्रभावित नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होगा उनका ना, तो वो क्या हो जाएंगे, सहभागिता। वैसे जीव क्या हो जाएंगे, सहभागिता। जैसे कवच में जो है केकड़ा रहता है ना, केकड़ा, तो ऐसे सहजीविता का उदाहरण हो गया, ठीक है। और सहोपकारिता का एक उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। फिलहाल 8वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, परजीविता। क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था, तो ऑप्शंस देखते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 9 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए, ये देखते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ये 3 तो हो ही गई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक तो बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन ना, CFC, ये भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है ना, SF6, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो ये बात रही। 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है, गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन दूसरा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे ना। ये पौधा है ना कि वृक्ष, तो आप जैसा देख रहे हैं ऑप्शन में वो सही है ना, इसको पौधा ही कहा जाता है। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी, ठीक है। ऑप्शन है मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, यानी डिब्बे में बंद हो वो चीज़ें खाना, दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन, स्थानीय रूप से उगे हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो देखिए, मांस एवं मछली खाना ही एक कार्बन पद चिन्ह की अगर बात कर ली जाए तो कार्बन फुटप्रिंट नहीं है ना। और डिब्बे में बंद चीज़ें तो कई कितने हफ्ते की होती हैं, महीनों की होती है, तो उसे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ना। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप स्थानीय रूप से जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे जो भी साग सब्जियाँ हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसे आप अपने भोजन में इन्वॉल्व करिए ना, लीजिए अपने डाइट में उसका यूज़ करिए, जिससे आप में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन देखा जाए आगे, 12वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो कर्क रेखा, जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, पृथ्वी कुछ अच्छी बनी है बहुत ना, थोड़ी फिर से पृथ्वी को बनाते हैं हम लोग, समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। पृथ्वी है ना, और इसको बीचों बीच जो एक रेखा काटती है वो भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। ये बात रही, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना। और बात कर ले जाए, ये तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गई, ये नीचे हो गई आपकी मकर रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा। तो पूछ रहा है यही कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर भारत की बात कर ली जाए, कुछ अच्छा सा भारत बना था, इसमें थोड़ा सा
बात कर ले जाए तो कर्क रेखा यहीं से होके गुजरती है, तो यहाँ पे जितने भी राज्य बीच में आते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात कर लीजिए। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने यहाँ पे मुझे लाना चाहिए था आपके लिए मैप, लेकिन फिर मैं ला नहीं पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ। लेकिन अगली बार अगली वीडियो में अगर मैं ये क्वेश्चन इन्वॉल्व करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी मैप के साथ। फिलहाल देख लेते हैं आज कि क्या है, कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दूसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र तो नहीं है ना, महाराष्ट्र नीचे आ जाता है उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, सॉरी ना, ये तो पूर्व पश्चिम, ये उत्तर ऊपर है। उत्तरी भारत में तो कर्क रेखा है, लेकिन ये और महाराष्ट्र जो है वो दक्षिणी भारत में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा देखिए दक्षिण में आता है ना इधर पे, तो ये भी नहीं है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इसमें भी आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 ऑप्शन है जिनमें हो सकता है। तो महाराष्ट्र पहले से मैंने बता दिया, ये भी क्या है, दक्षिण भारत में है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम के साथ जो है कर्क रेखा काटती है इन राज्यों को। 8 राज्य हैं आपके, 8 राज्य हो गए ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है। एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005 यही सही है। इसमें कोई तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं, इस पर बहुत सी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपने ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, महानगरों में बड़े विद्यालय, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, छात्रों के लिंग। तो देखिए चुनौतीपूर्ण बच्चा छात्र है या छात्रा, उस पर कोई बात ही नहीं है ना, ये कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें हमें चुनौती लेनी चाहिए या चिंता करनी चाहिए। तो विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसमें अध्यापक क्यों सोचेगा ना, अध्यापक को सोचने की वहाँ कोई बात ही नहीं। जो सही ऑप्शन है, महानगर में बड़े विद्यालय हों या किसी भी कहीं पे भी विद्यालय हो, टीचर को बस ये सोचना है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे एंगेज करे, उनको अपनी बात समझाए, उनकी बात को समझे, और किसी भी बात को समझा रहा है तो वो कितनी सरल भाषा में समझा सके। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अलग अलग प्रकार के जो छात्र होते हैं उनको संबोधित करना, उनको समझना, उनकी बातों को समझना, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उन्हें आप समझा सकें, उनकी बातों को भी समझ सकें, ये बात हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से बेहतर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय ले लेता है। यानी कि एक शहरी परिवेश है, शहरी माहौल है, और वहाँ पे सब्जी बेचने वाला क्या लंबे समय तक अपने उत्पाद को अपने साथ नहीं रख सकता है, और जब शाम होती है, जैसे पूरे दिन अगर वो सब्जी बेच रहा है व्यक्ति, तो शाम होते होते वो चाहेगा कि उसकी सारी सब्जियाँ बिक जाए, तो वो क्या कर देता है, दाम जो है, उनके जो भाव हैं, प्राइस जो है, उनको कम कर देता है, ताकि शाम होते होते ही बिक जाए, बचे न कल के लिए। इसका रीज़न क्या है, वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित है, अगर वो बेच पा रहा है चीज़ों को और लोग उनसे खरीद रहे हैं, वो बातें कर पा रहा है लोगों से, तो वो शिक्षित है ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। उसने विक्रय बेचने की कला का अभाव है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री।
उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, तो बाजार के नियमों का ज्ञान बिल्कुल है उसे। अगर व्यक्ति सब्जी बेच रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसमें उसको ज्ञान है, इसी वजह से वो उसमें है। लेकिन जो सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन्हें यही कारण है कि वो क्या करता है, सुबह जल्दी पहले बेचना चाहता है ताकि वो अगले दिन अगर वो बच जाती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। कुछ पैसे न मिलने से बेहतर है कि कुछ मिले, इस वजह से वो कम दामों में चीज़ों को, सब्जियों को बेच देता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, यानी कि वो जो भी जीव उसे खाना है या भोजन खाद्य पदार्थ जो भी वो लेती है, वो क्या कर लेती है, छान लेती है ना। तो फ्लेमिंगो, रॉबिन, मैकाओ, गौरैया। तो गौरैया तो है नहीं ऐसी कोई बात ना। 16 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो वो फ्लेमिंगो है, जिसे हंसावर कहा जाता है। हंसावर भी कहते हैं फ्लेमिंगो को। और इसी में जो है वो छानने की प्रणाली है ना, यानी कि पानी से या रेत से वो जीव को क्या कर लेती है, छान लेती है, और जो भी उसकी खाने लायक चीज़ें होती हैं उसको अपने खाद्य पदार्थ में लेती है। रॉबिन की बात कर ली जाए तो रॉबिन का दूसरा नाम कलचीड़ी भी है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इन पक्षियों पे, जानवरों पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना। और मेकाऊ, गौरैया की बात कर ली जाए, कहीं पे भी अपना घोंसला बना लेती है ना, और अधिकतर कहीं पे मतलब है कि दीवारों पर, अलमारी के ऊपर, आईनों के पीछे, और छप्पर जो होते हैं उन पर ना, तो ये क्या कर लेती है, अपना बना लेती है घोंसला। ये बात रही फिलहाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस जोड़े को पहचानिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है ना। इल्ली एवं भृंग, सुंडी एवं मक्खिया, भृंग एवं मक्खिया, सुंडी एवं इल्ली। तो जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये लार्वा के क्या है, नाम है, और किन चीज़ों के लार्वा हैं, यानी कि जो इल्ली है ये कीट पतंगे जो होते हैं ना, उनके जो है ये लार्वा है। और सुंडी की बात कर ली जाए तो ये मक्खियों का लार्वा है, ठीक है ना। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है, 17 के क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। ईवीएस की प्रकृति है एकीकृत, अनुशासनिक, अंतर संबंधित, स्थिर। तो देखिए, स्थिर कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई भी चीज़ कहीं रुक जाती है तो वो उसमें वो बढ़ेगी ही नहीं चीज़, वो उतनी ही रुकी रहेगी। तो स्थिर तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो बुक है या एक जो किताब है उसको अपने समय के अनुसार उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, बच्चों की समझ के हिसाब से उन्हें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो स्थिर तो है नहीं ईवीएस। और ये क्या है, इसकी जो प्रकृति है वो एकीकृत है, यानी कि कई सब्जेक्ट को समायोजित कर लेता है, अपने में मिला लेता है। यानी कि ईवीएस में अगर आप 1 to 5 की बात करें, ईवीएस में मैथ भी पढ़ाई जाती है, और जो है विज्ञान यानी कि साइंस भी पढ़ाया जाता है, जिसमें नैतिकता भी बताई जाती है 1 to 5 में, ताकि बच्चा ये समझ पाए कि बड़ों के साथ कैसे रहना है, उन्हें किस प्रकार से समाज में रहना है, ये सारी चीज़ें। तो ये एकीकृत है। यहाँ पे उस प्रकार से एकीकृत नहीं है कि एक ही नियम से चलती है, वो एकीकृत नहीं। ये एकीकृत का मतलब है कई विषयों का समायोजन है ईवीएस। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। सही बात है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों को सिखाने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो पहला है कि बच्चे पर्यावरण में उसको संयुक्त रूप से समझ सके, उनमें निहित होकर सीख सके। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इन चारों ऑप्शन में पढ़ के ही लग रहा है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन पहला है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, जब बच्चा करके सीखेगा, यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आपने वृक्ष, आज लेसन पढ़ाया आपने वृक्ष ना, पेड़ पौधे, तो अगर आपने उसका इमेज दिखा दिया, फोटो दिखा दिएगा, तो बच्चे को देख के तो पता चल जाएगा कि हाँ ये वृक्ष है। लेकिन आप अगर उसको सच में जो क्योंकि विद्यालयों में इसी वजह से पेड़ पौधे ज़रूर होने चाहिए विद्यालय में, ताकि बच्चा उनको छू सके, समझ सके कि हाँ ये पेड़ है, ये पौधा है, और ये क्या है, घास फूस है। इनमें अंतर बच्चा क्या करे, स्पष्ट करे। तो स्वयं करके जो बच्चा सीखेगा वो सबसे बेहतर होगा। ये होगा ही विवरणों द्वारा सीखना। किसके द्वारा? विवरणों द्वारा सीखना। तीसरा ऑप्शन है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो देखिए, जब 1 to 5 की बात कर ली जाए तो बच्चों को परिभाषाएं पहले बताई नहीं जाती, खासकर उतनी ना। और रट कर सीखना तो कहीं से भी सही नहीं है, तो रट कर सीखने पर हम जोर नहीं दे सकते ना। तो सबसे सही ऑप्शन जो होगा, पहला तो होगा ही, तो जिसमें पहला नहीं है उसको हम कट कर देते हैं ना। तो दूसरा, तीसरा और चौथे में तो है नहीं पहला ऑप्शन, और बचा पहला। एक तो पहला हो जाएगा, दूसरा विवरणों द्वारा सीखना और परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो रट कर सीखने की बात तो होगी नहीं, इस तरह से आप काट सकते हैं। पहला तो इम्पॉर्टेंट है, स्वयं करके सीखना, तो इनमें तो पहला है नहीं, तो इनको कट कर देते हैं। और चौथा है कि रट कर सीखना, रट कर सीखने को हम जोड़ देंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा। 20 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ कैसे बनाते हैं और करते हैं, डैश है थीम, उप थीम, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु। अगर बात कर ली जाए और ऑप्शन देखते हैं, पहला तीसरा चौथा, चौथा और पहला दूसरा तीसरा चौथा। बात कर ली जाए पहले क्वेश्चन की, तो इसमें जो सही ऑप्शन है पहला तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। यानी कि ये एक थीम है, ठीक है, ये पाठ्यक्रम में है, विषय वस्तु में है, लेकिन ये उप थीम नहीं है ना। जो ईवीएस के थीम है वो 6 हैं, जिसमें परिवार एवं मित्र आता है ना। एक बच्चे की परवरिश सबसे बढ़िया किसमें होगी, परिवार में होगी, और उसके बाद सबसे अच्छा उसका मित्र होगा तो बढ़िया होगा। उसके बाद आ जाता है आपका भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ईवीएस के पाठ्यक्रम में ये मुख्य रूप से 6 थीम है, जिनको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया, और आज भी मैंने उसको बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर चर्चा को संबोधित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। अच्छा, ऑप्शंस के हिसाब से इसमें आपको खोजना है कि पशुओं को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो क्या आप ढूंढ सकते हैं। कहानी एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियाँ ना, यहाँ पे पट्टियाँ होंगी, कविताएं। ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे पहला तीसरा और चौथा वाला। तो 22 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि कहानी और विवरण, इसमें विवरण आता ही नहीं है। जब 1 to 5 के बच्चों को आप पूरी तरह से व्याख्या करके नहीं बताते हैं, प्रयोग करवाएंगे। हाँ, हास्य चित्र, जहाँ पे चित्र, जिस भी किताब में चित्र होंगे उनको बच्चे थोड़ा सा अपने हिसाब से बहुत ही इमेजिन करके अच्छे से पढ़ते हैं। कविताएं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थी लास्ट 20 क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इन 20 प्रश्नों में से स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।